नमस्कार, मैं हूं रसिका पांडे। आप देख रहे हैं देश के दिल से। देश के दिल यानी मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। और पीओके के मसले पर जब बात होती है तो पूरा लोकसभा चुनाव 2024 में इस मामले को हमने देखा है तूल पकड़े हुए। बीजेपी लगातार इस मुद्दे को लेकर खुले मंच से आवाज उठाती रही है और दावे पेश करती रही है कि हम पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर लेकर रहेंगे, जिस पर कांग्रेस भी समय समय पर पीओके के मसले पर बोलती नजर आई है। लेकिन अब इस होड़ में मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हो चुके हैं। शिवराज सिंह चौहान ने पीओके का जिम्मेदार पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को बताया है। क्या है पूरी खबर, देखिए विस्तार से हमारी इस खास रिपोर्ट में। पीओके भारत का है और भारत हम अपना पीओके लेके रहेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 में पीओके यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का मुद्दा बेहद ही गरमाया हुआ है। बीजेपी लगातार पीओके को लेने की बात कह रही है, लेकिन अब इस होड़ में एमपी के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हो गए हैं। शिवराज सिंह चौहान बुधवार को चुनाव प्रचार के लिए बोकारो पहुंचे, जहां उन्होंने पीओके के मुद्दे पर बात की और कांग्रेस पार्टी पर हमलावर हो गए। शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को भारत विभाजन का जिम्मेदार ठहराया है। तो देश ही सवाल पूछ रहा है, भारत के विभाजन का दोषी आखिर कौन था? कांग्रेस, स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। धारा 370 लगाने का पाप किसने किया था? अगर 3 दिन युद्ध और चल जाता तो संपूर्ण कश्मीर हमारा होता। पीओके किसके कारण बना? कांग्रेस, स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के कारण। और पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान कांग्रेस पार्टी पर बेहद ही हमलावर दिखे। उन्होंने भारत के विभाजन का कांग्रेस को जिम्मेदार बताया, तो वहीं कांग्रेस ने भी पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के इन तीखे बाणों पर पलटवार किया है। एमपी कांग्रेस के प्रवक्ता रवि सक्सेना ने शिवराज को इतिहास पढ़ने की नसीहत दी है। साथ ही उन्होंने धर्म के आधार पर देश के बंटवारे का जिम्मा बीजेपी के प्रमुख संगठनों पर मढ़ दिया। सबसे पहले अगर किसी ने विभाजन की बात की तो वो किसने की? वीर सावरकर ने की। और वीर सावरकर ने यह प्रस्ताव पारित कराया था कि देश का विभाजन धर्म के आधार पर होना चाहिए। तो मैं कहता हूँ शिवराज जी कुछ पढ़ लिख लिया कीजिए आरोप लगाने से पहले। बहरहाल लोकसभा 2024 में पीओके के मुद्दे ने लगातार उफान मारी है। बीजेपी लगातार मंचों और संसदों में इस मुद्दे को उठाती रही है। बहरहाल अब विभाजन का जिम्मेदार कौन है ये तो पुरानी बात है, लेकिन पीओके भारत का हिस्सा बने ये देखना भारतवासियों के लिए गर्व वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। शिवराज सिंह चौहान ने पीओके का जिम्मेदार नेहरू को बताया है, ये तो रिपोर्ट में आपने सुन ही लिया। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी पर भी कई सियासी तीर छोड़े हैं। और जब आलाकमान पर प्रहार हो रहा हो तो कांग्रेस को तो फ्रंट फुट पर आना ही था। शिवराज सिंह ने जैसे ही प्रहार किया, कांग्रेस ने भी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। क्या हुआ प्रहार और क्या आया बचाव, सब कुछ देखिए इस रिपोर्ट में विस्तार से। देखिए, जब से शिवराज सिंह चौहान जी को मुख्यमंत्री पद से हटाया गया है तब से उनका मानसिक संतुलन कुछ गड़बड़ा गया है। पहले कांग्रेस पर थोपा तो 50 बार कांग्रेस हारी। 53-54 साल के व्यक्ति को सौंपा जाता है क्या? और मैडम सौंप नहीं रही, मैडम थोप रही है। चुनाव समर में वार पलटवार देखने को मिलता ही रहता है। नेता एक दूसरे पर खुले मंचों से सियासी तीर दागते ही रहते हैं। और ठीक कुछ ऐसा ही एमपी के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के बोकारो दौरे पर देखने को मिला, जहां वे अपनी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार का जिम्मा संभाले हुए हैं। शिवराज सिंह ने अपने दौरे पर सीधा कांग्रेस पार्टी के आलाकमान माने जाने वाले सांसद राहुल गांधी पर ही निशाना दाग दिया। शिवराज ने सोनिया गांधी के बयान को आड़ बनाते हुए राहुल को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी सौंपे नहीं थोपे गए नेता है। मैडम सोनिया गांधी कहती है राहुल को सौंप रही हूं। कोई 2 साल के बच्चे हैं राहुल जो सौंप रही है? 53-54 साल के व्यक्ति को सौंपा जाता है क्या? और मैडम सौंप नहीं रही, मैडम थोप रही है।
पहले कांग्रेस पर थोपा तो 50 बार कांग्रेस हारी है। शिवराज सिंह चौहान यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कांग्रेस के हारने की वजह भी राहुल गांधी को बता दिया। शिवराज सिंह ने कहा कि राहुल जहां से निकलते कांग्रेस वहां हारती है। पहले कांग्रेस पर थोपा तो 50 बार कांग्रेस हारी है, फिर अमेठी पर थोपा तो राहुल गांधी हार गए, फिर यात्रा थोपी तो जहां जहां राहुल गांधी की यात्रा निकली वहां कांग्रेस हार गई, और अब राहुल को सौंप दिया है रायबरेली को। रायबरेली पर थोपा है, सौंपा नहीं है, तो रायबरेली हार रहे हैं। ये देश की जनता भारत की संस्कृति, जीवन मूल्य, परंपराओं को जानते नहीं है। शिवराज सिंह चौहान के ये एक के बाद एक राहुल पर छोड़े गए तीखे बाण बेहद ही हमलावर नजर आए। अब उन्होंने राहुल गांधी को कितनी क्षति पहुंचाई ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन कांग्रेस पार्टी आलाकमान पर हमला देख पलटवार करने जरूर निकली। एमपी कांग्रेस के प्रवक्ता रवि सक्सेना ने शिवराज सिंह के इन तीखे शब्दों का जवाब दिया है। उन्होंने राहुल गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने पर सोनिया गांधी के स्वास्थ्य का हवाला दिया। साथ ही उन्होंने शिवराज सिंह पर भी प्रहार किया। देखिए, जब से शिवराज सिंह चौहान जी को मुख्यमंत्री पद से हटाया गया है, तब से उनका मानसिक संतुलन कुछ गड़बड़ा गया है। नेहरू गांधी परिवार की परंपरागत सीट है और वहाँ से उन रायबरेली के मतदाताओं ने उनको लगातार आशीर्वाद दिया है। हर व्यक्ति का एक समय होता है, अब वो बुजुर्ग हो गए हैं, तो उन्होंने रायबरेली की जनता को, मतदाताओं को अपना बेटा सौंपा है उनकी सेवा करने के लिए। बहरहाल राजनीतिक गलियारों में चुनाव के समय तर्क कुतर्क का दौर चलता ही रहता है। नेताओं के बीच जुबानी जंग बेहद ही लाजमी होती है, लेकिन शिवराज सिंह की इन बातों और दावों का जनता पर कितना असर होता है या फिर आगामी समय में राहुल की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आती है या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो आपने देखा कि किस तरीके से पार्टियों के बीच में वार पलटवार का सिलसिला जारी है, और इन वार पलटवार के बीच मध्य प्रदेश की सियासत को कांग्रेस पार्टी के पूर्व मीडिया सलाहकार ने और गरमा दिया है। उन्होंने अपनी ही पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को खुली चेतावनी दे डाली। क्या चेतावनी दी है और किस बात को लेकर ये चेतावनी आई है, सब कुछ देखिए। लोकसभा चुनाव के समय सियासत का गरमाना बेहद ही लाजमी होता है। नेताओं के आए दिन बयान, दावे, चुनौती और पलटवार देखने को मिलते ही रहते हैं, लेकिन इस बार एमपी की सियासत को गरमाया है कांग्रेस पार्टी के पूर्व मीडिया सलाहकार और कांग्रेस नेता के मिश्रा ने। उन्होंने अपनी ही पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को खुली चेतावनी दे दी। उनका कहना है कि जो लोग हाथ का साथ छोड़कर कमल की पंखुड़ी पर जा बैठे हैं, पार्टी में उन्हें वापस लाने वालों का विरोध करेंगे। आज भीतर घातियों को लेकर पूर्व मंत्री आदरणीय सज्जन सिंह वर्मा जी ने जो कहा है, मैं उससे 100% सहमत हूँ। सिर्फ भीतर घाती नहीं, वे गद्दार जिन्होंने इस संकट के दौर में हमारा पार्टी और विचारधारा का साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी जैसे फांसीवादी संगठन को ज्वाइन किया है, वो भी यदि कभी पुनः प्रवेश कांग्रेस में करने की कोशिश करेंगे, या जो भी सीनियर लीडर उन गद्दारों को वापस लाने की कोशिश करेगा, मुझ जैसा कार्यकर्ता उनका भी विरोध करेगा। पूर्व मीडिया सलाहकार ने कांग्रेस पार्टी छोड़ने वालों को गद्दार भी बताया और कहा कि कांग्रेस पार्टी कोई 3 स्टार या 5 स्टार होटल नहीं है जहां ऐशो आराम के लिए आए और संकट के दौर में चले गए। क्योंकि कांग्रेस पार्टी कोई 3 या 5 स्टार होटल नहीं है कि जहां ऐशो आराम करने के लिए आदमी आए और संकट के दौर में चला जाए। कांग्रेस पार्टी के पूर्व मीडिया सलाहकार की इस चेतावनी के सामने आते ही प्रदेश की सियासत गर्मा सी गई। बीजेपी भी आगे आई और के मिश्रा की इस चेतावनी पर अपनी प्रतिक्रिया दी। क्या कुछ कहा पार्टी ने, जरा उसे भी सुन लीजिए। देखो, के मिश्रा जी जो कह रहे हैं उसका संकेत बहुत स्पष्ट है कि भयानक गृह युद्ध छिड़ा हुआ है कांग्रेस के अंदर, और के मिश्रा जो कह रहे हैं वो जीतू पटवारी की भाषा ही बोल रहे हैं, क्योंकि जीतू पटवारी एक अक्षम अध्यक्ष साबित हुए हैं और वो अपनी अक्षमता का दोष दूसरों पर मरने की जो जुगत ढूंढ रहे हैं, उस उठापटक में ये सारे बयान आ रहे हैं। एमपी में लोकसभा चुनाव 2024 के समय कांग्रेस अपने पलायन से जूझती रही। एक के बाद एक बड़े बड़े धुरंधरों ने पार्टी का साथ छोड़ दिया।
और अब पार्टी अपने संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की कवायद कर रही है। ऐसे में पूर्व मीडिया सलाहकार की ये चेतावनी चुनावी सभर में पार्टी का साथ छोड़ने वाले नेताओं की घर वापसी पर सवाल खड़े करती नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। कांग्रेस पार्टी अपने संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की कवायद में जुटी हुई है और किस तरीके से कांग्रेस पार्टी में बयानबाजी का दौर है आप सुन ही रहे थे, और जिसके लिए पार्टी ने 20 मई को प्रदेश कार्यालय में बैठक की और कुछ अहम फैसले भी लिए। तो लगातार कांग्रेस में मंथन का दौर देखने को मिल रहा है, लेकिन इस बैठक में कांग्रेस के पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी को पीसीसी के संविधान के मुताबिक नेताओं को जिम्मेदारी देना चाहिए। मेरा तेरा वाली भावना नहीं, बल्कि जो कांग्रेस के लिए काम कर रहा है उसका ध्यान रखना चाहिए। बिना जानकारी के ही नियुक्तियां कर दी जाती हैं। जिनकी नाराजगी दूर करने के लिए पद दिए जाते हैं वही लोग चुनाव में काम नहीं करते हैं, और जिस पर कांग्रेस ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। पार्टी के प्रवक्ता स्वदेश शर्मा ने कहा है कि ब्लॉक और स्थानीय स्तर पर नियुक्तियां नेताओं की सहमति से होती है। कोई भी नियुक्ति किसी नेता ने अपने मर्जी से नहीं की है। देखिए, अभी चुनाव था इसलिए नई कार्यकारिणी का गठन नहीं हो पाया है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि सारे नाम माननीय जीतू पटवारी जी ने सभी बड़े नेताओं से सलाह मशवरा करना शुरू कर दिया है, और मैं समझता हूँ इस पर एआईसीसी की जब नाम पूरे भेज देंगे तो एआईसीसी की उस पर मोहर लगेगी तो कार्यकारिणी जारी हो जाएगी। तो वहीं अजय सिंह ने नियुक्ति का मुद्दा जरूर उठाया, लेकिन जीतू पटवारी की कार्यकारिणी में कौन कौन से वो चेहरे होंगे जो नेताओं की सहमति के बाद ही कार्यकारिणी में मौजूद रहेंगे। सवाल इस बात का भी है कि क्या वाकई में कांग्रेस के भीतर जमीनी स्तर पर काम करने वाले नेता को बड़ी जिम्मेदारी मिलती है। ये कांग्रेस की नई कार्यकारिणी में जरूर स्पष्ट हो जाएगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी विवेक पांडे भोपाल से लाइव जुड़ चुके हैं। विवेक, नए कार्यकारिणी का गठन होना है, कुछ लोग आरोप भी लगा रहे हैं कि जो लोग काम करते हैं उनको जगह नहीं मिलती है। अब किस आधार पर पार्टी ये फैसला लेगी कार्यकारिणी के गठन से पहले, सब कुछ विस्तार से बताइएगा। देखिए, मध्य प्रदेश में 2023 के चुनाव हुए, जैसी भीड़ बीजेपी में इन दिनों देखने के लिए मिल रही है, ठीक उसी तरीके की भीड़ कांग्रेस में बनी हुई थी। कांग्रेस में कोई भी नया नेता आ जाए उसे उपाध्यक्ष तो जरूर बनाया जाता था, या तो संगठन में जिम्मेदारी दे दी जाती थी, महासचिव तक बना दिया जाता था। ठीक उसी बात को लेकर अजय सिंह नाराज थे, और नाराजगी उनकी उस बैठक में निकल गई जहाँ पर प्रत्याशियों से फीडबैक लेना था कि आखिर चुनाव कैसा लड़ा है और कहाँ कहाँ की दिक्कतें आई हैं। चुनाव आयोग की तरफ से जो शिकायतें की गई चुनाव आयोग को, क्या चुनाव आयोग ने एक्शन लिया है या फिर नहीं। लेकिन इस बैठक में कांग्रेस के सीनियर नेता अजय सिंह ने नियुक्तियों का मामला उठाया और नियुक्ति को लेकर ये कहा कि पार्टी को ये पता नहीं होता कि आखिर कौन कौन से नेताओं के पास क्या जिम्मेदारी है। यानी कि अजय सिंह ने पूरे संगठन पर सवाल उठाए और ये कहा कि नेताओं को खुश करने के लिए नियुक्तियां दी जाती है, जब चुनाव आता है तो वो चुनाव में अपना प्रदर्शन नहीं करते हैं, घर बैठ जाते हैं। और यही बात जीतू पटवारी ने भी स्वीकारी है, और इसी बात को लेकर ये कहा जा रहा है कि नई कार्यकारिणी बनेगी, सभी नेताओं से सहमति ली जाएगी। यानी कि अपने कार्यकाल में जीतू पटवारी किसी भी नेता को नाराज भी नहीं करना चाहते हैं, और एक अच्छी कार्यकारिणी देखा है कि जब से जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है वो तमाम अलग अलग तरह की स्ट्रैटेजी अपनाते हुए मध्य प्रदेश में नजर आ रहे हैं। और अब देखने वाली बात होगी कि कार्यकारिणी का चयन करने के दौरान जीतू पटवारी किन बातों का ध्यान रखते हैं, क्योंकि कोई नाराज ना हो जाए, ये भी कोशिश जीतू पटवारी की रहने वाली है। तमाम जानकारी के लिए विवेक बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर थे और इस दौरान उन्होंने 3 लोकसभा क्षेत्रों पर फोकस किया। महाराजगंज, कुशीनगर, जौनपुर में जनसभा की और अब सीएम मोहन वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन करेंगे और इसके बाद बिहार पहुंचेंगे जहां उनके दूसरे कार्यक्रम होंगे। आपको बता दें कि जब मोहन यादव जौनपुर में थे तो उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा था। कहा कि जिस तरह सीता का हरण करके रावण बचाया था और ठीक ऐसे ही यहां पर विपक्षी पार्टियां भी पछता रही हैं। समाजवादी पार्टी को अपने बल पर चुनाव लड़ना चाहिए था, इस बात पर भी आरोप लगाते हुए वो नजर आए। तो हमारे सहयोगी आदर्श सिंह ने खास बातचीत की है, उनसे सुनिए।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे साथ जौनपुर में मौजूद हैं। जौनपुर का क्या मिजाज है और आसपास की सीटों का? सर, आप तो लगातार दौरा कर रहे हैं यूपी का। मैं निश्चित गारंटी से कह सकता हूं, जैसा देश का मिजाज है जौनपुर और आगे बढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लिए, माननीय मोदी जी के लिए जनता जो दिल में जगह बना चुकी है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतने की तरफ बढ़ रही है। और आज लगभग मैं तीसरी सभा करके चौथी में गया की तरफ जा रहा हूँ, लेकिन दिन भर ऐसी गर्मी में भी जनता जिस ढंग से उमड़ रही है, ये बता रही कि जनता के दिलों में माननीय मोदी जी ने जगह बनाई। जनता दिल से मोदी जी को चाहती है और भाजपा को चाहती है और उसके रिजल्ट आएंगे। सर, यहाँ से थोड़ी ही दूर पर अयोध्या है और कुछ दिनों पहले तक कांग्रेस लगातार अयोध्या के अस्तित्व पर, राम मंदिर के अस्तित्व पर सवाल उठा रही थी। दर्शन करने तक कोई नहीं गया अभी तक। मैंने तो पहले ही कहा कि अयोध्या हो, मथुरा, मथुरा के लिए कब बोला इनने? भगवान कृष्ण से भी क्या घृणा करते हैं? क्यों करते हैं ये बताएं ना? क्यों नहीं उसको तीर्थ क्यों नहीं बनाया, विकास क्यों नहीं किया? तो जो उनके गठबंधन के लोग हैं ये केवल व्यक्तिवादी हैं, केवल स्वार्थी है और उनका स्वार्थ का गठबंधन चलेगा नहीं। जनता अच्छे से जान चुकी है। मेरी अपनी ओर से माननीय कृपा शंकर जी के लिए शुभकामनाएं, वो भारी बहुमत से जीते। कांग्रेस लगातार बैठकों का दौर चल रहा है उनका भोपाल में। कांग्रेस देश भर में फेल हो गई तो वो प्रदेश में पहले ही फेल हो चुकी है। प्रदेश में बूथ स्तर पर बैठ के कोई दम नहीं है कांग्रेस का, कोई संगठन नहीं है, व्यक्ति नहीं। देखिए, ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी थे। विस्तार न्यूज़ से खासतौर पर बातचीत कर रहे थे और कह रहे थे कि आखिर कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं बचा है। साथ ही साथ यूपी जीतने का भी दावा कर रहे हैं और ये भी कहा कि राम मंदिर को लेकर कोई बातचीत नहीं की है। इसके साथ साथ मथुरा और बाकी जगहों को लेकर भी कांग्रेस की तरफ से कोई बातचीत नहीं होती है। तो खुलकर विस्तार न्यूज़ से बात की और साथ ही साथ यूपी का मिशन 80 जीतने का दावा किया। कैमरामैन शिव त्रिपाठी के साथ आदर्श सिंह, विस्तार न्यूज़, जौनपुर। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार प्रचार प्रसार करने के लिए यूपी पहुंच रहे हैं और यादव वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी लगातार उनको यूपी के रण में उतार रही है। अब कितना असर इसका पड़ता है ये तो नतीजे बताएंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं इंदौर की। इंदौर की बात करेंगे तो अक्षय कांति बम की याद आ जाती है, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी की टेंशन बढ़ाई ही नहीं थी। कांग्रेस पार्टी को ऐसा चिंतित कर दिया था कि चुनाव ही भारतीय जनता पार्टी और नोटा के बीच में हुआ। अब वही कांग्रेस पार्टी अक्षय कांति बम की तलाश कर रही है। तो देखिए, पूरी खबर आपको बता देती हूं। अक्षय कांति बम जिन्होंने कांग्रेस को छोड़ तो दिया था, लेकिन कांग्रेस है जो उन्हें छोड़ने का अब नाम नहीं ले रही है। कहना गलत नहीं होगा कि कांग्रेस कांति के पीछे हाथ धो के पीछे पड़ गई है और अब इंदौर में अक्षय कांति बम को ढूंढ कर लाने वाले को यहां तक कि इनाम भी दिया जाएगा। कांग्रेस की क्या स्ट्रैटेजी है इसके पीछे, देखिए इस रिपोर्ट में। कहां है बम? बम ढूंढो, 5100 रुपये पाओ। कांग्रेस का बम ढूंढो अभियान, पता बताने वाले को मिलेगा इनाम। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए अक्षय कांति बम को लेकर कांग्रेस पार्टी ने पहले तो इंदौर में एक अभियान चलाया, नोटा अभियान। अब चुनाव खत्म होने के बाद कांग्रेस ने नया अभियान छेड़ा है, नाम है बम ढूंढो अभियान। आम नागरिक हो या कोई कार्यकर्ता, जो भी अक्षय कांति का पता बताएगा उसे 5100 रुपये दिए जाएंगे। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी रहे डॉक्टर अक्षय कांति बम को फरार घोषित करते हुए कांग्रेस ने 5100 रुपये का इनाम घोषित किया है। शहर में इस तरह के पोस्टर लगाए हैं। कांग्रेस के जो कार्यवाहक अध्यक्ष है देवेंद्र सिंह यादव, उन्होंने ये पोस्टर लगाए हैं जिसमें अक्षय कांति बम का फोटो लगा है, फरार लिखा है, साथ लिखा है धारा 307 का फरार अपराधी अक्षय बम को गिरफ्तार करवाने व पुलिस का सहयोग करने के लिए सूचना देने वाले को 5100 रुपये का नगद इनाम दिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शहर की रिक्शा, ऑटो रिक्शा सहित कई गाड़ियों पर अक्षय कांति बम को ढूंढने के पोस्टर चिपका दिए। साथ ही रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, गली चौराहों पर भी पोस्टर चस्पा किए गए हैं। इसके अलावा पुलिस को नींद से जगाने के लिए रीगल चौराहे स्थायी पुलिस मुख्यालय की दीवारों पर भी पोस्टर लगा दिए गए। हमने पुलिस के सहयोग के लिए फरार आरोपी अक्षय बम को गिरफ्तार कराने के लिए 5100 रुपये का इनाम की घोषणा की है। उसके जगह जगह कल रात में सैकड़ों की संख्या में रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, टावर चौराहा, रीगल चौराहा, पलासिया, तिलक नगर बस स्टैंड के साथ ही सैकड़ों की संख्या में रिक्शा, ई रिक्शा और
4 पहिया वाहनों पर हमने उसके पोस्टर चिपकाए हैं। हालांकि इस मामले में बीजेपी का सोचना अलग है। बीजेपी अक्षय कांति बम को फरार नहीं मान रही है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव के मुताबिक कोई भी पार्टी किसी व्यक्ति को फरार घोषित नहीं कर सकती, ये पुलिस का काम है। इस तरह के पोस्टर लगाकर कांग्रेस अक्षय कांति बम की मानहानि कर रही है। किसी भी व्यक्ति का व्यक्तिगत रूप से अपमान है। किसी भी पार्टी को किसी को फरार घोषित करने का अधिकार नहीं है। अगर वो न्यायालय में उपस्थित नहीं होंगे तो न्यायालय जो कार्रवाई करेगी वो अलग है। तो ये तो किसी का अपमान है, मानहानि, और ऐसा करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। दूसरा, कांग्रेस सबसे पहले ये जवाब दे कि उनके प्रतिनिधि, उनके पार्टी के कार्यकर्ता कांग्रेस छोड़ के क्यों जा रहे हैं। ऐसी क्या निराशा कांग्रेस में आ गई। तो मुझे जो कारण समझ में आता है वो तो यही है कि जिन्होंने राम को छोड़ दिया तो वहाँ जितने सनातनी लोग हैं वो सब छोड़ के जा रहे हैं। जिस तरह से अक्षय कांति बम ने चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थामा था, उससे कांग्रेस इस कदर हताश है कि जिस मामले में उनका कुछ लेना देना नहीं है, उसमें अक्षय कांति बम के पोस्टर लगा रही है। अक्षय बम के खिलाफ 14 साल पुराने मामले को लेकर धारा 307 लगाई गई है। साथ ही बम के खिलाफ धारा 420, 409 और 406 के तहत भी मामला दर्ज करने की मांग उठाई जा रही है। कांग्रेस ने ये जो पोस्टर इस वक्त हमें नजर आ रहा है, ये इंदौर का पुलिस मुख्यालय है, रीगल चौराहे स्थित, उसके बाहर लगाया है। यानी कि पुलिस को भी कांग्रेस ये बताना चाहती है कि जल्द से जल्द अक्षय कांति बम को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जाए। पुनीत विजयवर्गीय, विस्तार न्यूज, इंदौर। तो अक्षय कांति बम की तलाश तो इंदौर में कांग्रेस पार्टी भी कर रही है और पुलिस को भी तलाश है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर पुलिस कब तक अक्षय कांति बम की गिरफ्तारी कर पाती है। बात कर लेते हैं अब राजधानी भोपाल की। राजधानी भोपाल में लगातार विभागीय समीक्षा का दौर चल रहा है और सभी विभागों पर बारी बारी से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और तमाम सीनियर ऑफिसर मंथन कर रहे हैं। प्रदेश सरकार की मैराथन समीक्षा बैठक पर डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने विस्तार न्यूज से खास बातचीत की है, सुन लीजिए। कोई महत्वपूर्ण उसमें विभागीय समीक्षा शुरू की गई, उस पर बात करना चाहते। नहीं, कल चुनाव के दौरान एक दिन का समय मिला था, तो जो हेल्थ सेंटर बन रहे हैं पूरे प्रदेश में उसकी क्या प्रगति है उसकी मैंने समीक्षा की थी। जैसे कि समय सीमा में वो सारे हेल्थ सेंटर बन जाएं, पीएचसी है, सीएचसी है, और जब चुनाव समाप्त हो जाएंगे, आचार संहिता समाप्त हो जाएगी, तो उसके बाद वहाँ पर जनता को सुविधा मिलना शुरू हो जाए। मेडिकल कॉलेजों को लेकर बड़ा इनिशिएटिव आप ले रहे हैं कि 5 मेडिकल कॉलेज हर हाल में खुल जाएं, जैसे ही जो है आचार संहिता खुलती है वैसे ही। बिल्कुल, उसके लिए सिलेक्शन भी हो गया है फैकल्टी का और उनकी पोस्टिंग भी हो गई है। तो कुल मिला के एडमिशन शुरू होंगे और फर्स्ट ईयर के सेशन नए 5 मेडिकल कॉलेज में शुरू हो जाएगा। सर, बजट सत्र भी होना है, बजट भी आना है, उस पर भी तैयारी चली रही है पैरेलल। तो अलग से मेडिकल के लिए अब तो दोनों विभाग जो है एकजुट हो गए, बड़ा बजट लगेगा, उस पर भी तैयारी चल रही होगी। विभाग उसमें काम कर रहा है। अभी थोड़ा हम लोगों का फोकस चुनाव में ज़्यादा है, चुनाव में अभी ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो ये थे राजेंद्र शुक्ला जी जो बता रहे थे कि 29 की 29 सीटों को लेकर कॉन्फिडेंट हैं हम और हर हाल में उतनी सीटें आनी हैं। वो एक बड़ी बात कह रहे हैं कि बजट सत्र के जो है मेडिकल के लिए अलग से जो है प्रावधान किया जाए, बड़ा पैसा मिले, क्योंकि मेडिकल कॉलेज भी खोलने हैं। तो चलिए अब जरा बात कर लेते हैं अशोकनगर की, जहां प्रशासन ने भूमाफियाओं पर शिकंजा कसा है। क्या कार्रवाई की है, किस पर हुई है ये कार्रवाई, सब कुछ देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। अशोकनगर में प्रशासन ने भूमाफियाओं पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में अवैध कॉलोनियों पर भी कार्रवाई की जा रही है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला अशोकनगर जिला मुख्यालय से सटे पछारी गांव में, जहां सरकारी जमीन पर किए गए कब्जे को प्रशासन ने जमींदोज कर दिया। दरअसल प्रशासन को शिकायत मिली थी कि करीब 8 बीघा जमीन अवैध रूप से अलग अलग लोगों को बेच दी गई है, जिस पर पक्के मकान बनाकर ढाबा संचालित किए जा रहे हैं। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने मकानों पर बुलडोजर चला दिया। कार्रवाई चल रही थी, हमने जांच रिपोर्ट ली, तहसीलदार ने अतिक्रमण की रिपोर्ट ली, फिर उसमें बेदखली आदेश पारित किया। क्योंकि कोई भी कार्रवाई करते हैं तो एक नियमानुसार करना पड़ता है, उसमें एक समय लगता है। बेदखली की कार्रवाई संपन्न हुई, उसके बाद इनको नोटिस दिए कि आप अपना सामान हटा लें यहाँ से। शासकीय भूमि जो करोड़ों रुपए की है और बड़ा संवेदनशील मामला है, यहाँ अतिक्रमण है। तो कल एसडीएम साहब थाना प्रभारी के साथ मेरे द्वारा यहाँ भ्रमण किया गया था। तो भ्रमण करने के पश्चात
इस व्यवस्था का आकलन किया गया था। उसके बाद पुलिस अधीक्षक महोदय को अवगत कराने के बाद लगभग 75 आदमी हम यहाँ पुलिस के मौजूद हैं, जिसमें शाडौरा, देहात और कोतवाली थानों का बल है। पुलिस लाइन से बल इकट्ठा किया गया है। सारा अमले के साथ यहाँ हम सुबह से मौजूद हैं और अतिक्रमण की कार्रवाई चल रही है। कार्रवाई के दौरान एहतियात के तौर पर भारी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद रहा। वहीं राजस्व के अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक और 1 दर्जन पटवारी 3 जेसीबी के साथ मौके पर पहुंचे और अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। अशोकनगर से हरिशंकर सेन, विस्तार न्यूज। और इसी के साथ देश के दिल से मैं आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। खबरों की लगातार अपडेट्स के लिए आप बने रहे विस्तार न्यूज के साथ। नमस्कार।